सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। तो किनको साथू नहीं किया जाता है साथू, यहां पर अगर बात करते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को, इस अनुच्छेदों को साथू निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो साथियों कितने अनुच्छेद शामिल थे, ये बात आप लोग याद रखेंगे, 395 अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता है। साथियों हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले है ना इतिहास के इतने सवाल, ज्योग्राफी के इतने, पॉलिटी के इतने, तो साथियों ऐसे सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी को स्टार्ट किया है। तो देखिए असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, लेकिन सिक्किम नहीं है। नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 371 की बात चल रही है। यह अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है। तो यह साथियों आयरलैंड देश से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत तेजी के साथ इन सवालों को आप लोग तैयार करते रहिए। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, यह बात अनुच्छेद 60 में साथियों वर्णित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची, क्या साथियों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए पंचायतों के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो पंचायतों के चुनाव से अनुच्छेद 243 का के संबंधित है। ये डिक्टो सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 10वीं अनुसूची में ही साथियों दल बदल अधिनियम से यह संबंधित है, विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 की अगर बात करें तो यह किससे संबंधित है। यह भारत के न्यायवादी से संबंधित है। यह क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर्टिकल कानून के समक्ष समानता, यानी कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 14 अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 153 से लेकर 167 तक है, इसलिए आंसर आपका सी होगा और आप लोग भी याद रखेंगे इसको। अभी संविधान चल रहा है। उसके बाद साथियों और सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बाद। कह कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का ए, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, ये भी अच्छा सवाल है। उसके बाद देखिए कह रहे सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कहां पर परिभाषित किया गया है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो अगर आपका जवाब 131 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही, यानी कि अनुच्छेद 131 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार को है ना अनुच्छेद 131 में परिभाषित किया गया है। यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए हैं। तो साथियों 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत ही एससी एसटी के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए थे। धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल में है। तो मैं कह सकता हूं साथियों आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में साथियों बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है। तो ये समानता से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मैं कहूंगा अनुच्छेद 1 की अगर बात करते 21 का ए, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो साथियों पता 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में, मैं कहूंगा 16 भाषाओं में साथियों आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि 10 वर्षीय जनगणना, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया है ना, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर साथियों चेंज हो गया, ज्योग्राफी वगैरह यहाँ पर आ गए हैं। कह रहे कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो 1881 में साथियों विधिवत रूप से आरंभ हुई थी 10 वर्षीय जनगणना, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में से साथियों किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए।
है ना। देखिए अब यहाँ पर तरीके से अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता राज्य, है ना, क्या लिखा होता, अगर राज्य लिखा होता तो बिहार आपका जवाब हो जाता, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश लिखा होता तो दिल्ली हो जाता। दिल्ली का अच्छा जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की अगर बात करते हो तो बिहार का साथियों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो दिल्ली जाए, क्योंकि यहाँ पर राज्य भी नहीं लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं लिखा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्य लिखा होता तो साथियों वहां पर आपका बिहार राज्य आपका आंसर हो पाता। तो उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है। तो साक्षरता का उच्चतम स्तर आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, कहाँ का है, मिजोरम का है। मिजोरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत के राज्य की जनसंख्या सबसे कम की अगर बात करते हैं तो साथियों सिक्किम आपका जवाब हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। क्या साथियों, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला सवाल है, कहने के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर साथियों कितनी है। तो कितनी है साथियों, 74% है, बिल्कुल सही जवाब 74% ये भारत की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लाए हूँ और कंप्लीट करेंगे पूरी जीके को यहाँ पर, है ना। चलिए उसके बाद देखिए करके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है। तो किसका साथियों नकारात्मक है, नागालैंड का नकारात्मक है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे तो साथियों हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि अंतिम संस्करण 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। तो अगर बात करते हैं कौन से नंबर की, तो 15वें नंबर की सातवीं जनगणना थी, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से साथियों कौन सा है। तो किसकी बात चल रही है, उपग्रह की बात चल रही है, ग्रह की बात नहीं चल रही है। ग्रह अगर आपसे पूछे तो आप क्या होगा साथियों, क्या बृहस्पति होगा, बिल्कुल सही। लेकिन उपग्रह अगर आपसे पूछे तो गैनीमीड आपको बता देना है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या एक तरीके से, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को एक तरीके से क्या कहा जाता है, तो डॉग स्टार कहा जाता है। डॉग स्टार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, बिल्कुल सही जवाब प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो सौर परिवार के अंतर्गत देखिए धूमकेतु आते हैं, ग्रह आते हैं, शुभ ग्रह आते हैं, लेकिन निहारिका नहीं आती। निहारिका नहीं आती है, तो यही आपका आंसर है। अगला देखिए करके निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है। तो सौर मंडल का कौन सा नहीं, देखिए ये 3 तो सौर मंडल के ग्रह हैं, लेकिन फ्लोरिडा नहीं है, अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर है। सबसे चमकीला ग्रह बताइए कौन सा है साथियों। तो सबसे चमकीले ग्रह की अगर बात करते हैं तो शुक्र ग्रह जो है ना, ये सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मैं कहूंगा साथियों शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, आंसर आपका ए होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो साथियों कैसे घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर साथियों घूमती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो अगर साथियों आकार की दृष्टि से हम बात करते हैं तो पृथ्वी का 5वां स्थान है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह क्या पृथ्वी को, वरुण को, बुध को, अरुण को। तो अगर आपका जवाब साथियों पृथ्वी है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि सरहुल महोत्सव साथियों किस राज्य में मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो सरहुल महोत्सव की अगर बात करें, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहां पर मनाया जाता है साथियों, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। अगला देखिए कह रहे कि किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, यहां पर तो किया जाता है, लेकिन चेन्नई में नहीं किया जाता, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। और अगला देखिए करके रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये कहां पर होता है साथियों, ये असम में होता है, ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। करके 7 सहेलियों का मंदिर ये किस राज्य में स्थित है, बताइए।
तो आपको सातों ध्यान रखना चाहिए कि ये राजस्थान में स्थित है। 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में ही है। कह रहे कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो सातों ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, राजस्थान में। उसके बाद देखिए मीनाक्षी अम्मान मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों पता तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी अम्मान मंदिर। उसके बाद देखिए कह रहे कि तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, तो मैं कह सकता हूँ साथियों चोल वंश के द्वारा ही तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूछा आपसे ये भी जा सकता है कि भैया है ना कि नटराज मंदिर कहां पर है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि ये तो तमिलनाडु में ही स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, फटाफट आप लोग बताइए। तो अंबुबाची की अगर बात करते हैं तो ये साथियों असम में होता है। क्या अंबुबाची मेला कहां पर होता है, असम में होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि साथियों होयसलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, फटाफट बताइए। साथियों देखिए ये सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यूपी पेट के। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों शिल्प और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला ये कहां पर लगता है, तो सूरज कुंड मेले की अगर बात करते हैं और शिल्प और हस्तकला के लिए जाना जाता है सूरज कुंड मेला, ये हरियाणा में लगता है। साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करेंगे कंबाला नामक त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये पता कहां पर साथियों कंबाला नामक त्योहार होता है, आपको याद रखना है साथियों ये कर्नाटक में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके प्रसिद्ध बेहदेन खलम है ना, क्या साथियों बेहदेन खलम उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है, तो इसकी अगर बात करते हैं मेघालय की, तो बिल्कुल सही जवाब साथियों ये मेघालय में उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तो मैं कह सकता हूँ शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। शोर मंदिर जो है ना साथियों ये तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके बृहदेश्वर मंदिर साथियों कहां पर स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करते हैं साथियों तमिलनाडु में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। साथियों देखिए मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए, जैसे मंदिर वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सवाल तो वो आपको करा दूंगा। ऐसे टॉपिक करके मैंने यहाँ पर कवर किया, लगभग 140 सवालों के आसपास हैं। और अगर आप पेपर में जीके के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी तो लगभग आधी वीडियो भी नहीं हुई है साथियों, बने रहिएगा, अभी तो पूरा खेल बाकी है। ये समझ लीजिए पेपर वाले सवाल अब आपके शुरू होने वाले हैं। कह रहे कि सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो अगर आपका जवाब बिहार है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हरेला उत्सव साथियों किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये साथियों उत्तराखंड में होता है। कहां पर होता है, उत्तराखंड में ये उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला। करके किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों जो रग्बी का खेल होता है ना, रग्बी का, इसमें साथियों 15 खिलाड़ी होते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप देखिए डेविस का जो एक तरीके से इसको पढ़ने में आ रहा है ना, ये टेनिस की तरह लग रहा है। देखिए वही मात्रा यहाँ पर लगी हुई है ना, ए की और छोटी ई की। तो डेविस कप आप लोग याद रखेंगे टेनिस से संबंधित है, टेनिस के खेल में ये दिया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों यूनान देश में हुई थी। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये पता किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कलिंग कप किस खेल से संबंधित है ना, कलिंग। अभी देखिए मंदिर वाला टॉपिक था, वहां से एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप ट्रॉफी वाला सवाल है, यहां से भी एक सवाल पूछा जाए, तो ऐसे एक एक करके साथियों क्वेश्चंस को आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बने रहिएगा साथियों वीडियो के एंड तक अगर आप वाकई में तैयारी को तगड़ा करना चाहते हैं। खैर इसको देखिए कलिंग कप किस खेल में दिया जाता है, तो कलिंग कप की अगर बात करते हैं साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। उसके बाद देखिए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो मैं कह सकता हूं ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के खेल में दी जाती है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। कह के ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र में स्थित है ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के खेल में दी जाती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके उबैद उल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये कौन से खेल में दिया जाता है, मैं कहूंगा हॉकी के खेल में दिया जाता है उबैद उल्लाह गोल्ड कप। अगला देखिए अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, बैडमिंटन में ही दी जाती है अग्रवाल ट्रॉफी। उसके बाद देखिए निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो ये साथियों राजकोट में स्थित है। राजकोट में स्थित है साथियों निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है साथियों। आयरन, क्या आयरन की अगर बात करते हैं गोल्फ खेल से संबंधित है। कह रहे बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में साथियों 5 प्लेयर्स होते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए बेसबॉल में एक टीम से
एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मैं कह सकता हूं साथियों 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहाँ पर अगर बात करें कि होलकर स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है साथियों, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछा जाए, तो आपको इंदौर बता देना है साथियों, इंदौर में है होलकर स्टेडियम। उसके बाद देखिए करके रेखा गुप्ता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, दिल्ली की ये मुख्यमंत्री बनी है, इनका नाम है रेखा गुप्ता। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि आनंदीबेन पटेल इनमें से किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो आनंदीबेन पटेल की अगर बात करते हैं तो ये साथियों अपने उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके आसिम कुमार घोष को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको साथियों हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया है। यानी कि आसिम कुमार घोष जो है ना, ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल है। उसके बाद देखिए करके पुष्पापति अशोक गजपति राजू को इनमें से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है साथियों, गोवा के ये राज्यपाल बने, इनका नाम है पुष्पापति अशोक गजपति राजू, और ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ से भी एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से भी साथियों एक सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंद्र गुप्ता जो है ना, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। करेंगे भूपेंद्र पटेल इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो भूपेंद्र पटेल की अगर बात करते हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं साथियों, भूपेंद्र पटेल जी। अगला देखिए मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये साथियों बिहार के राज्यपाल बने हैं। कौन? मोहम्मद आरिफ, ये आपको याद रखना है, ये हाल ही में बिहार राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। करके किसे हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मैं कह सकता हूँ विजय कुमार सिंह इनका नाम है, और विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद देखिए हरि बाबू कम्भम पति को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों ओडिशा के बने। कहाँ के? ओडिशा के राज्यपाल बने हरि बाबू कम्भमपति इनका नाम है। उसके बाद देखिए किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनका नाम है, और ये साथियों केरल के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। कह के किसे गोवा का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रमोद सावंत कौन बने हैं? ये साथियों प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर करके, डॉक्टर मोहन यादव को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री साथियों चुना गया है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों इनका नाम है ना, इनका नाम क्या है साथियों? सिद्धारमैया, और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नाम इनका क्या है? है ना, सिद्धारामैया नाम है, थोड़ा सा अजीब करके नाम है। करके अजय कुमार भल्ला को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों मणिपुर के बने, मणिपुर के राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला। उसके बाद देखिए करके असम के नए राज्यपाल किसको चुना गया? असम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इनका नाम है, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ही साथियों असम के राज्यपाल बने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी? तो पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी साथियों? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई। यानी कि विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विशाख दत्त की अगर बात करते साथियों, इन्होंने तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नहीं बल्कि सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी? तो मृच्छकटिकम नामक पुस्तक साथियों शूद्रक ने लिखी। किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। और मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र ही साथियों मानसरोवर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल देखिए मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक साथियों आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी? तो गीत गोविंद लेखक की अगर बात करते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव है। आंसर आपका सी होगा। करेंगे ए टेल ऑफ टू सिटीज किस लेखक की रचना है? तो ये किस लेखक की रचना है साथियों? ये अगर बात करते हैं यहाँ पर तो चार्ल्स डिफेंस की रचना है। चार्ल्स डिकेंस आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक की अगर बात करते हैं अरुंधति राय है। कौन है साथियों? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है साथियों? अरुंधति राय हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पुस्तक कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। तो खुशवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, जिस पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद देखिए कह रहे सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब के
लेखक कौन है, कुल मिला के बताइए। तो दयानंद सरस्वती आपका जवाब है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए गबन गोदाम, ये तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। निर्मला भी, लेकिन गाइड पुस्तक ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं। ये किसकी है अगर आप जानते हैं तो एक बार साथियों मुझे कमेंट में आप लोग यहाँ पर बता दीजिए, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ गाइड किसकी पुस्तक है। कहने के इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई साथियों, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए वॉर एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है, तो वॉर एंड पीस उपन्यास के लेखक साथियों लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है साथियों, लियो टॉल्स्टॉय ही वॉर एंड पीस उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक अगर बात करते हैं साथियों अलबरूनी है। अलबरूनी आपका जवाब हो जाएगा। किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक साथियों अलबरूनी है। कह रहे कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, ये तो बाणभट्टी के द्वारा लिखी गई है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो लगभग 100 सवाल हो चुके हैं और लगभग 140 सवाल तक का सफर आप लोग साथियों तय करेंगे। उसके बाद ये वीडियो साथियों आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़े क्वेश्चन और बाकी हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मेघ दूतम किसकी रचना है साथियों बताइए, तो ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है साथियों, ये कालिदास की रचना है। आंसर आपका ए होगा। नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पर स्थित है साथियों, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये किस नदी पर स्थित है, तो ये अगर बात करते हैं साथियों ये किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ये बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी आपको बताना है। करके अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है, सतलुज या साथियों व्यास नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये सतलुज नदी पर स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है साथियों। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए करके कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये हुगली नदी के किनारे पर बसा है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए करके शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक पावर प्लांट ये किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए भाखड़ा नागल परियोजना ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तो साथियों पंजाब में स्थित है। कहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है, पंजाब में स्थित है। अगला देखिए लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो लखनऊ शहर की अगर बात करते हैं साथियों गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर है सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नागार्जुन बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो ये पता कहाँ पर स्थित है, ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन बांध। अगला सवाल कह रहे कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो पता साथियों कब पूरा हुआ था, 2007 में पूरा हुआ था। ये बात आपको साथियों याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो जबलपुर शहर की अगर बात करते हैं ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कह रहे कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोसी नदी परियोजना क्या साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर है ना, अगर बात करते हैं साथियों कोसी नदी परियोजना ये भारत और किस देश के बीच साझी परियोजना है, तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, एक बार बताइए। तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी परियोजना भारत और नेपाल देश के बीच साझी परियोजना है। उसके बाद देखिए कोटा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो कोटा शहर तो साथियों चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चंबल नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह के नासिक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो नासिक शहर की अगर बात करते हैं साथियों ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ये तो साथियों खेल में जो प्रशिक्षण दिया जाता है कोच को दिया जाता है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, तो किसको चुना गया था साथियों एक बार बताइए। विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया था, बिल्कुल सही साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है कह रहे कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है बताइए, तो रसायन विज्ञान में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है, चिकित्सा में शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। अगला देखिए कह रहे कि आपसे
34वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों इनका नाम क्या है? इनका नाम साथियों महामा उपाध्याय। क्या साथियों? महामा उपाध्याय इनका नाम है। पूरा नाम इनका है महामा उपाध्याय साधु, है ना, भद्रेश दास। और इनको ही 34वें सरस्वती सम्मान से चुना गया है या सम्मानित किया गया, इनको चुना गया है। कह रही अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साथियों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद देखिए करके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करते हैं साथियों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है करके मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं सरकारी सेवा में दिया जाता है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व करने वाले को दिया जाता है, लेकिन खेल में ये नहीं चलता है मैग्सेसे पुरस्कार। उसके बाद देखिए करके बुकर पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साथियों याद रखना चाहिए। यानी कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साथियों पत्रकारिता में दिया जाता है ना, पत्रकारिता में दिया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कालिंगा पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये पता किसे प्रदान किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी को साथियों प्रदान किया गया। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए यहाँ पर अगर बात करें 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसको सम्मानित किया गया था? साथियों इनका नाम क्या है? सूरबाला इनका नाम है और इनको ही साथियों सम्मानित किया गया।